प्रदूषण से गंगा कराह रही है। मां गंगा को बचाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में शामिल है, और वो भी इतना ऊपर कि इसके लिए बाकायदा एक मंत्रालय बना दिया गया। गंगा के लिए पहले आम बजट में लंबी चौड़ी योजना भी बन गई। बस इंतजार उस योजना को उसके खूबसूरत अंजाम तक पहुंचाने का है। न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहाँ आया हूँ। मुझे तो गंगोत्री से नीचे उतरते ही इसके निर्मल जल में प्रदूषण का जहर घुलने लगता है। उस गंगा को एक भगीरथ की जरूरत थी। मोदी सरकार उस काम में जुटी है। गंगा तो नदियों की नेता है, जैसे मोदी जी देश के नेता हैं। जो पैरामीटर्स हम गंगा के लिए तय करेंगे वो सब नदियों पे हम लागू करेंगे। गंगा के पैरामीटर्स तय हो रहे हैं, इसमें मुझे कोई कमी कहीं लगती नहीं है। बस एक कॉम्पैक्ट प्लानिंग की कमी थी, जो मोदी जी ने तय कर दी कि होगी वो। देश की कमान संभालने के हफ्ते भर बाद ही मोदी ने गंगा कल्याण का रोड मैप तैयार कर लिया। गंगा की स्वच्छता से लेकर उसके किनारों की साफ सफाई तक के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने वाली एक्शन कमेटी में मोदी ने 5 मंत्रियों को जोड़ा। उमा भारती नदी विकास और जल संसाधन मंत्री, नितिन गडकरी शिपिंग और परिवहन मंत्री, प्रकाश जावड़ेकर सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री, पीयूष गोयल कोयला एवं ऊर्जा मंत्री और श्रीपद नाइक पर्यटन मंत्री। और जब पहला बजट आया तो उसमें गंगा के उद्धार के लिए 6300 करोड़ रुपए का नमामि गंगे प्लान रखा गया। गंगा को दुरुस्त करने के लिए करीब 2037 करोड़ रुपए का प्लान है, जबकि गंगा में जहाज चलाने और टूरिज्म से जोड़ने के लिए 4200 करोड़ रुपए का, वहीं घाटों की मरम्मत और सजाव श्रृंगार के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। औरों के लिए गंगा एक नदी हो सकती है, हमारे लिए गंगा सिर्फ नदी नहीं, ये हमारी मां है, मां। गंगा को बचाने के लिए सबसे प्रबल जो आवाज उठी है वो वाराणसी से उठी है। राजनीतिक आह्वान अगर हुआ है तो वो वाराणसी से हुआ है। इसीलिए लोगों को उम्मीदें हैं कि जो वादे किए गए हैं, जो सपने दिखाए गए हैं, जिन परियोजनाओं का ऐलान हुआ है, उसमें इस पड़ाव की परेशानियों को पहचाना जाए। वाराणसी को जो वादे किए गए हैं वो मिले। गंगा के लिए जो संकल्प लिया गया है उसे पूरा किया जाए। 60 दिन में मोदी सरकार ने गंगा जल में हलचल तो ला दी है, लेकिन लोक कथाओं के मुताबिक शिव की जटाओं से निकलकर धरती पर जैसी गंगा उतरी थी, वैसी गंगा पाने के लिए भगीरथ प्रयास तो करना ही पड़ेगा। आज तक ब्यूरो। ये सही है कि नरेंद्र मोदी के सपनों की उड़ान चांद तारों के पार जाती है। वो चाहते हैं कि विज्ञान और तकनीक में भी हिंदुस्तान सिरमौर बने, लेकिन हिंदुस्तान की धार्मिक आस्था को देखते हुए वो तीर्थ स्थलों को भी सड़क और रेल से जोड़ने में लगे हैं। कोशिश शुरू हो चुकी है, बस कामयाबी का इंतजार है। किसकी तमन्ना नहीं होती कि वो चारों धाम की यात्रा कर ले? कौन नहीं चाहता कि वो बहुत आराम से तीर्थ यात्रा कर ले? अब इस चाहत को पूरा करने का बीड़ा मोदी सरकार ने उठाया है। मोदी राज में इसकी शुरुआत वैष्णो देवी के दरबार तक ट्रेन पहुंचाने से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से कटरा जाने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर माता के दर तक पहुंचने का रास्ता आसान बना दिया। आज का दिन एक प्रकार से महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज का दिवस जम्मू कश्मीर को नई गति भी देने जा रहा है, और आज का दिवस जम्मू कश्मीर को नई ऊर्जा भी देने जा रहा है। त्रिकुटा पहाड़ियों पर बना ये स्टेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन कहलाएगा। स्टेशन पर 3 प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं। कटरा पहुंचने वाली ट्रेन 10 छोटी सुरंगों और 50 से भी ज्यादा छोटे बड़े पुलों से होकर गुजरती है। लेकिन ये तो शुरुआत भर है। मोदी ने देश के ज्यादातर तीर्थ स्थलों को रेल से जोड़ने की योजना बनाई है। सेतुबंध रामेश्वरम से एक टूरिस्ट ट्रेन बेंगलोर, चेन्नई, अयोध्या, वाराणसी और हरिद्वार होते हुए दूसरे कई तीर्थ स्थलों तक पहुंचाने का इरादा है। वहीं स्वामी विवेकानंद के नाम से एक ट्रेन चलाने का भी ऐलान हुआ है, जो उस महान संत के नैतिक विचारों को जन जन तक पहुंचाएगी। तीर्थ यात्रा को टूरिस्ट प्लेस की तरह विकसित करने के लिए रेल बजट में 100 करोड़ रुपए का प्लान बना।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनावी भाषणों में भी बार बार तीर्थ को टूरिज्म से जोड़ने की बात कही है। अब सत्ता में आ गए हैं तो इसके शुरुआती 60 दिनों में ही मोदी ने तीर्थ स्थल वाले स्टेशनों पर वीआईपी लाउंज, गाइड काउंटर, एस्केलेटर, लिफ्ट, पार्किंग जैसी सुविधाएं चाहते हैं। फिलहाल तो 100 करोड़ से 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जीतने की कोशिश शुरू हो गई है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा सपना हिंदुस्तान में भी बुलेट ट्रेन दौड़ाना है। मोदी सरकार के पहले रेल बजट में इसका ऐलान भी हो गया, लेकिन बुलेट के दौड़ने से पहले मोदी के सामने रेलवे के मौजूदा हालात को सुधारना है, जिसमें न तो कोई ट्रेन पटरी से उतरे और न ही कोई मानव रहित क्रॉसिंग हो। गोली की तरह छूटने वाली इस बुलेट ट्रेन का सपना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों में न जाने कब से बसा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने बुलेट ट्रेन को सच करने की दिशा में पहला कदम तब बढ़ाया जब रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने अपने बजट में इसकी खास चर्चा की। दूसरी रेलगाड़ियों की छोड़िए, जिस राजधानी और शताब्दी को हिंदुस्तानी रेलवे की शान और जान माना जाता है, वो भी 150 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ लगाने के बाद हाँफ जाती है। जबकि बुलेट ट्रेन दौड़ती है तो 250 किलोमीटर से कम रफ्तार पर चलने के लिए तैयार ही नहीं होती। जिस बुलेट ट्रेन को चीन से लेकर जापान तक ने अपने यहाँ रोजमर्रा का साधन बना रखा है, उसे मोदी हिंदुस्तान का भी सच बनाने में जुटे हैं। भारतीय रेलवे को अगर देख लीजिए, तिरंगा इंतजार जरूर कर रहा है इस बुलेट ट्रेन का, लेकिन भारतीय रेल को दरअसल हमने खुद बीमार कर दिया और बीमार होने दिया। गंदगी, इसके साथ ही रेल हादसे उसकी पहचान बनते चले गए। लेकिन अब बुलेट के साथ नजारा बदल सकता है। दिल्ली से आगरा के बीच देश की सबसे तेज रफ्तार वाली सेमी हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल तो हो गया, जिसकी अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन बुलेट ट्रेन तक पहुंचने के लिए 60 दिन नहीं, 60 महीने का समय भी कम पड़ सकता है। एक अनुमान के मुताबिक एक बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए कम से कम 60,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। जहां साधारण ट्रेनों के लिए पटरियां दुरुस्त नहीं है, वहां बुलेट ट्रेन के लिए पैसे कहां से आएंगे? रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर का आलम यह है कि भारत के पास 64,000 किलोमीटर लंबा नेटवर्क तो है, लेकिन उनमें से सिर्फ 15 से 20% ट्रैक ही 170 किलोमीटर की रफ्तार झेल सकती है। साफ है कि 300 किलोमीटर तक की रफ्तार छूने के लिए भी हमारा बुनियादी ढांचा तैयार नहीं है। ये मोदी को पता है, लेकिन बाधाओं के पार वो रेलवे को नए जमाने से कदम मिलाना सिखा रहे हैं। रेल बजट देश को अधिक गति देने वाला, रेलवे को अधिक आधुनिक बनाने वाला, नागरिकों को अधिक सुरक्षा और सेवा देने वाला सिद्ध होगा। जिस रेल को भारत में पिछले कई वर्षों से सवारी और माल ढोने वाला साधन समझकर छोड़ दिया गया था, उसी रेल को सही अर्थों में भारत की जीवन रेखा बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यकीन है कि एक दिन हिंदुस्तानी पटरी पर भी इतनी मजबूती होगी कि उस पे बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। आज तक ब्यूरो। महंगाई के बाद मोदी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बिजली आपूर्ति है। मोदी सरकार का दावा है कि वो पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर देगी और इसके लिए वो गुजरात मॉडल पर ही काम कर रही है। कहां तो उजाले का वादा था और कहां देश की राजधानी ही अंधेरे में डूब गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताजपोशी के तुरंत बाद ही दमकते बहुमत वाली सरकार को बिजली का झटका लगा। जैसे तैसे सरकार इससे निकली, लेकिन दमखम के साथ कि पूरे देश को 24 घंटे बिजली देंगे। Can we provide 24/7 power to every citizen of India? And what will be the time frame to do that? That will be the first task before my ministry and its officials. कभी कोयले का रोना तो कभी दूसरी मुसीबत। देश के कई हिस्सों में अभी भी बिजली सपने में ही आती है। मोदी उस सपने को सच करना चाहते हैं, बिल्कुल गुजरात मॉडल पर। बिजली और विकास के मॉडल सीखने के लिए दिल्ली से हुक्मरान उस गुजरात में गए, जहां मोदी ने 13 सालों तक राज किया। लेकिन देश बस गुजरात भर नहीं है, यहाँ तमाम ऐसी दिक्कतें हैं जिनसे पार पाए बिना पूरे हिंदुस्तान को बिजली पहुंचाना आसान नहीं होगा। मोदी सरकार के तो अभी 60 दिन गुजरे हैं। बिजली की चमक
पूरे देश में पहुंचाने के लिए अभी और वक्त लगेगा। इंतजार है उस दिन का जब वाकई जरा देर के लिए भी बिजली जाए तो बड़ी खबर बन जाए। सरकार ने बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई उपाय करने का भी दावा किया है, लेकिन आम लोगों की समझ में आने वाले रोड मैप और हर रात के अंधेरे को हरने वाली बिजली का इंतजार अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि प्रचंड बहुमत का नशा कहीं पार्टी को असल मुद्दों से ही डिरेल न कर दे। इसीलिए अपने सांसदों, मंत्रियों, नेताओं तक के लिए उन्होंने आचार संहिता बना रखी है और हां, उसके पालन में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं। बीजेपी के नए नवेले सांसद छात्रों की भूमिका में थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेडमास्टर साहब की तरह। वैसे तो मोदी भी पहली बार ही सांसद बने हैं, लेकिन संसदीय व्यवस्था में काम करने का उन्हें लंबा तजुर्बा है। उस तजुर्बे को अपने सांसदों में बांटते हुए मोदी ने साफ कर दिया कि सांसदों को पूरी तैयारी के साथ संसद में आना चाहिए। बड़ी उम्मीदों के साथ 125 करोड़ हिंदुस्तानियों ने नरेंद्र मोदी को देश की बागडोर सौंपी है। मोदी को भी ये पता है कि छोटी छोटी गलतियां बड़ी मुश्किलों को दावत दे सकती हैं। इसलिए सरकार बनने के तुरंत बाद मोदी की तरफ से सांसदों को फरमान आया कि वो प्रवक्ता की तरह बर्ताव ना करें। वो संसद में पूरी तैयारी करके आए, अपने किसी सगे संबंधी को अपना प्रतिनिधि नहीं बनाएं, भाई भतीजावाद से बचें। और इसमें कई विषयों पर चर्चा हुई जो सामान्य सांसदों से जुड़ी हुई थी। उनके कार्यशैली के विषय में, संपर्क के संदर्भ में और तमाम जो मुद्दे सदन के दौरान उठ सकते हैं उनके बारे में चर्चा की। लेकिन जब मोदी की पार्टी की ही सांसद प्रियंका सिंह रावत ने अपने पिता को जनप्रतिनिधि बना दिया तो मोदी ने उन्हें समझा दिया कि वो जो कुछ कह रहे हैं वो सिर्फ कहने के लिए नहीं है। नतीजा ये हुआ कि 24 घंटे के भीतर प्रियंका को अपना फैसला बदलना पड़ा। सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों की छवि बनाए रखने और उन्हें भ्रष्टाचार से दूर रखने की वजह से ही मोदी ने मनमोहन सरकार के दौरान मंत्रियों के पिए रहे अधिकारियों को अपने मंत्रियों के साथ जुड़ने की इजाजत नहीं दी। इशारा साफ था कि साफ छवि पर रत्ती भर भी दाग बर्दाश्त नहीं। दूसरों की छोड़िए, देश के गृह मंत्री और मोदी के नंबर 2 राजनाथ सिंह को भी ये मौका नहीं मिला। मोदी ने सबको समझा दिया कि योग्यता ही पैमाना होगा। मोदी ने दागी नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामलों के निपटारे में भी तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए उन्होंने कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को फास्ट ट्रैक बनाकर 1 साल के अंदर मामलों को निपटाने के लिए रोड मैप बनाने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह और रविशंकर प्रसाद से इसका ब्लूप्रिंट तैयार करने का भी निर्देश दिया है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहचान एक ऐसे राजनेता की है जिनकी तकनीक में भी काफी दिलचस्पी होती है। मोदी ने इसकी झलक 2 महीने में ही दे दी, सैटेलाइट की उड़ान से INS विक्रमादित्य तक। एक तरफ किसानों की बात तो दूसरी तरफ जवानों को हौसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को वो जंगी युद्धपोत दिया जिसका इंतजार देश को अरसे से था। INS विक्रमादित्य। इनोवेशन, रिसर्च, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, सुरक्षा के हर प्रकार की ताकत और साथ साथ हमारी मानव शक्ति भी जितनी सामर्थ्यवान होगी, दुनिया की कोई ताकत कभी भी भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकती। मोदी को पता है कि जिस देश में वैज्ञानिक तरक्की नहीं होती, वो देश चाहकर भी उत्थान की नई गाथा नहीं लिख सकता। इसीलिए जब वो अंतरिक्ष में भारत की कामयाबियों की गौरवमयी उड़ान को देख रहे थे तो उन्हें इस बात का संतोष भी था और खुशी भी कि भारत भी दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है। My congratulations to our brilliant space scientists and the Department of Space for yet another successful launch of the Polar satellite. India's advanced space program puts her in an elite global group of 5-6 countries